chapter which we are going to cover is chapter number 8, and chapter number 8 is all about performance measurement and feedback. Means performance measurement क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कौन कौन से की कंसेप्ट हैं जो कि परफॉर्मेंस में और स्कोप क्या है, देन फीडबैक सिस्टम हम इन वेज में फीडबैक दे सकते हैं या फीडबैक ले सकते हैं। सो इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की जाए। तो दीज आर द सोर्सेस जहाँ से ये डेटा लिया गया है, and these are the learning objectives. Like by the end of the chapter, you will be able to learn about the performance measurement, functions and scope of performance measurement. What are the uses of performance measurement, problems of performance measurement, and prospects of performance measurement, and the different renowned performance measurement systems. इसमें बैलेंस स्कोरकार्ड है, आपके डैशबोर्ड्स हैं जो कि मल्टीपल सिस्टम्स जो कि यूज होते हैं या बनाए गए हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। देन है जी हम कैसे डिज़ाइन करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम और उसे इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट we discuss the feedback system. Why feedback is important, why it is necessary, and the uses of feedback and the rationale of feedback. Then we will see about the 360-degree feedback system और हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। We will discuss the advantages, disadvantages of this feedback and how to design 360-degree feedback. So this is the outline which we are going to cover, and these are the few proposed questions. Okay, now performance measurement system. It is often said that if you can't measure it, you can't manage it, and what gets measured gets done. तो ऑब्वियसली ये जो दो कोर्स यहाँ पर है कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर पाओगे आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, और जो चीज़ें मेजर हो सकती हैं इसका मतलब है कि हम उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इट्स ट्रू बिकॉज एक चीज़ हमने डेवलप कर ली, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव थी या नहीं, उस चीज़ को हम डेफिनेटली वहाँ पे मेजर करेंगे। उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए इफेक्टिवनेस को मेजर करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम मेजर नहीं कर सकेंगे तो हाउ कैन वी कम टू नाउ कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। हम अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, तो हम किस एरिया को डेवलप कर सकते हैं, एरियाज ऑफ इन शॉर्ट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो उसके लिए मेजर करना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे आप अगर हम एचआर फंक्शंस की बात करें, आप चाहे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने कोई डिज़ाइन किया है, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करना ज़रूरी है। आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करें, उसमें अगर आपने इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हायरिंग की है या एक्सटर्नल सोर्सेज हायरिंग की है, तो कौन सा सोर्स कितना इफेक्टिव है कि इफेक्टिवनेस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मेजर करना? क्योंकि हम फ्यूचर में बहुत सारे जो हम डिसीजंस ले सकते हैं उसके बेस पे हम अपने सिस्टम्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट हमें पोस्ट एफिशिएंट हो और हमें अच्छे रिजल्ट। तो अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिनेरियो में बात करें तो परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हम परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे इफेक्टिवली, हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं हम उन्हें क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, हम परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे, हम अगर हम मेजर नहीं करेंगे तो हम परफॉर्मेंस को फिर मैनेज भी नहीं कर सकते। मैनेज इन अ सेंस हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, ये वो कौन सा एरिया है जहाँ पे एम्प्लॉय को डेवलपमेंट की जरूरत है, या किस एरिया में गाइडेंस की जरूरत है। सो दैट्स द रीजन अगर हम मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, और अगर हम मैनेज नहीं करेंगे हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे प्रॉब्लम। इतने लूप हॉल्स हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हम परफॉर्मेंस को तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस है क्या, या क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मिल के परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। तो आपकी इम्प्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस या पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स have to start from an understanding of what the level of current performance is in terms of both results and competence. Result and competence की बेस पे current level of performance क्या है एम्प्लॉय का, इस चीज का हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So performance management, it's all about encouraging people to take charge of their own performance, and this cannot be done unless they can measure, assess, and monitor progress towards their goals. So definitely, if we talk about the performance management system, हम हमेशा से यही बात करते हैं कि self evaluation is important. अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी नहीं भी है सेल्फ एवेल्युएशन की, तो फिर भी बेस्ट अप्रोच होती है कि एम्प्लॉयर अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करके रखें, अपनी परफॉर्मेंस को असेस करके रखें। और सेल्फ एवेल्युएशन वो तभी हो सकती है जब उसे पता हो कि मुझे क्या मेजर करना है, क्या चीज़ असेस करनी है, और कैसे मुझे अपने गोल्स में अचीव कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ उसको मॉनिटर करते रहना है। So, what is the basic concept of performance measurement? Performance measurement basically involves the meeting planning and meeting established operating goals and standards, then detecting deviations from planned levels of performance, and third, restoring performance to the planned level for achieving new levels of performance. So very clear, जैसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, बेसिकली है क्या, हमने ये एक कंपोनेंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मीन्स पहले हमने प्लान करने हैं हमारे गोल्स क्या होंगे, हमें अपने गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेना है, देन फिर हमने देखना है कि जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं बेसिकली क्या है, आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी बेस पे फिर आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। देन फिर हमने ये देखना है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं क्या हम उस स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उस स्टैंडर्ड से कोई डिविएशन है। डिविएशन का मतलब है कि कोई फर्क है जो हमारे एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हमने, उसमें उस तक पहुंचने के लिए या वो जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमने सेट किया हुआ है उस लेवल तक हमारी परफॉर्मेंस पहुंच सकी है या नहीं पहुंच सकी, एंड देन restoring performance to the planned levels and achieving new levels of performance. और then फिर इसका मतलब है कि एक बार हमने deviations को डिटेक्ट कर लिया, then फिर हम क्या करते हैं, then we will try our best कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो एक लेवल एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, हम वहाँ तक इसको लेके जाएं, या अगर नए स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, तो हम वहाँ तक हम अपनी परफॉर्मेंस जो नए स्टैंडर्ड्स है, नया लेवल है परफॉर्मेंस का, उसको हमने कैसे पिक करना है। सो दिस
three are the basic concepts of performance measurement system. Now, what are the principles of performance measurement? There are basically three principles of performance measurement. Measure only what is important. पहला प्रिंसिपल क्या है कि वो चीज मेजर करें जो कि इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है? जिस चीज पे आपका फोकस है, ऐसे टोल्ड यू बिफोर कि जॉब में बहुत सारी चीजें होती है। जब हम परफॉर्मेंस असेसमेंट भी कर रहे होते हैं, जब हम उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जॉब परफॉर्म करने के दौरान, हम हमारे बिहेवियर्स या हमारे रिजल्ट्स या हमने कौन सी स्किल्स यूज की हैं। तो हर स्किल हर बिहेवियर क्रिटिकल नहीं होता, तो वही चीजें मेजर करनी चाहिए जो कि क्रिटिकल है, जिन्हें मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज मेजर करने के लिए जरूरी नहीं होती। जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अल्टीमेटली हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है हो तो ही उनकी सैलरी ज़्यादा होंगी, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड उनकी सर्विसेज भी ज़्यादा होंगी और अल्टीमेटली प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। उनके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहेंगे। सो उन चीज़ों को मेजर करना चाहिए जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को दिखाना चाहिए। Then we have to focus on customer needs. Then हमारा जो आपके जो कस्टमर की नीड्स हैं उस पर फोकस होना चाहिए। यू कैन आस्क योर कस्टमर्स कि उन्हें क्या लगता है कि क्या चीज़ें मेजर करनी चाहिए, उनकी उनकी नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए परफॉर्मेंस में। क्या हमने कस्टमर की नीड्स को दिया है या नहीं। Then energy involved employees in the design and implementation of the measurement system. And last क्या है कि जी आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व करें परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम डिजाइन करने में और then उन्हें इम्प्लीमेंट करने में। इन्वॉल्व करने से क्या होगा? एक सेंस ऑफ ऑनरशिप वहाँ पर आएगी और जब सेंस ऑफ ऑनरशिप आएंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी और हर पर्सन की कोशिश करता है कि हम बेस्ट से बेस्ट वे में या बेस्ट अपना दे सके, सिस्टम को इम्प्रूव करना। स्कोप तो अब स्कोप क्या है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का? Performance measurement system is an important concept in performance management. It is the basis for providing and generating feedback. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसिकली क्या है? आपने फीडबैक कैसे प्रोवाइड करना है एंड जनरेट करना फीडबैक को, जनरेट इन अ सेंस कि आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद जो भी सजेशंस होंगी, जो भी फीडबैक होगा वो वहाँ से जनरेट होगा। देन जनरेट होने के बाद फिर आप उसको प्रोवाइड करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, आप उसको ट्रांसफर करोगे अपने एम्प्लॉय। So it identifies where things are going well to provide the foundations for building further success, and it indicates where things are not going well so that corrective action can be taken. अगर कहीं पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो आइडेंटिफाई करता है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको भी आइडेंटिफाई करता है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, देन परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, व्हाट विल बी द करेक्टिव एक्शंस, इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली दो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे जिनको एड्रेस किया जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। वन इज व्हाट इज बीइंग डन, वर्थ डूइंग, जो किया जा रहा है क्या वो वर्थ डूइंग है। सेकेंड इज हैज इट बीन डन वेल, पहले तो जो काम किया जा रहा है, तो जॉब पे जो टास्क हैं क्या वो वर्क इतने वर्किंग हैं कि उन्हें किया जाए, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन अगर वो इम्पोर्टेंट है
तो उन्हें किस हद तक बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। तो बेसिकली इन दो क्वेश्चन को यहाँ पे एड्रेस देन है जी इसमें कंट्रोल देखा जाता है। कंट्रोल इसका स्कोप क्या है कि ये हमें कंट्रोल जो भी डेविएशन होती हैं अगर हमारे परफॉर्मेंस डिजायर परफॉर्मेंस में सेम लेवल की नहीं है तो उसमें वेरिएशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। देन है जी सेल्फ असेसमेंट। ये एम्प्लॉयज का हर बात करता है कि वो अपने खुद को असेस करें, अपनी परफॉर्मेंस को असेस करें और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Then has a continuous improvement. So measurement can be used to identify defect sources, process trends, and defect prevention, and to determine process efficiency and effectiveness, as well as opportunities for improvement. Means ये overall process को भी measure करने में help out करता है। कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे सोर्सेस हमारे adequate नहीं है, जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को मेजर करने में हमारी हेल्प आउट करता है। मीन्स एफिशिएंसी, क्या हमारे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है या ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस है ये इफेक्टिव या एफिशिएंट। Then has management assessment. Without measurements, there is no way to be certain we are getting value-added objectives from that we are being effective and efficient. So obviously, जब तक हम measure नहीं करेंगे performance को, तो हम हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि जो goals हम achieve कर रहे हैं, ये important थे या नहीं थे, या because with the passage of time, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि जिस टाइम पे हम उसको सेट करते हैं तो हमको वो बड़े इम्पोर्टेंट लगते हैं, उसका नेक्स्ट बड़े इम्पोर्टेंट। लेकिन क्योंकि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो वहाँ पे कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि अब इसलिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। So there's a reason कि goals and objectives को भी with the passage of time review करते रहना चाहिए। So then अगर आप review भी कर रहे हो, उसके बाद performance management system जो है account performance करते हैं, आपके जो goals आपने किए हैं क्या ये इम्पोर्टेंट या नहीं थे, या ये obsolete है, रिव्यू नहीं किया गया टाइम के साथ, तो उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर है कि यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। परफॉर्मेंस मेजर को हम किन किन वे से यूज कर सकते हैं जी। हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं, हमारे जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसेस हमें कौन सी चाहिए या हमने इफेक्टिवली यूज किया है या नहीं, नॉन स्किल्स एंड एबिलिटीज। देन क्वालिटी हमने इंश्योर की है या नहीं, अगर टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो टीम में हमारी कंट्रीब्यूशन कैसी रही, हमने कस्टमर केयर को हमने फोकस किया है या नहीं किया। देन है जी हमारे वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह के थे, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। देन जी हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी हमने की या नहीं, स्किल्स एंड लर्निंग टारगेट्स कौन से होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप कोई भी अगर चेंज आता है तो आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चेंज में एडजस्ट कर सको, आप कोप अप कर सको उसके साथ, आप वो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको हैंडल कर सको। देन यदि आपकी स्किल्स एंड लर्निंग टारगेट्स क्या होंगे, ये चीज़ें डिफाइन होती है। देन अलाइनिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, बिजनेस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से परफॉर्मेंस मेजरमेंट से है। फाइनेंशियल इन सेंस हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल, कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट है, कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कितने रिसोर्सेज यूज हुए, कितना फाइनेंस यूज हुआ, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें यहाँ से मिलेगी। बिजनेस अवेयरनेस, हमारे मार्केट पोजीशन क्या है, मार्केट में हमारा बिजनेस
कैसा चल रहा है, हमारे कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। देन है कि रोल ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम का रोल क्या है। According to Christian Johnson, it is important to understand why measuring an organization's performance is both necessary and vital. तो आपके परफॉर्मेंस को मेजर करने का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस किस तरह परफॉर्म कर रहा है, बल्कि परफॉर्मेंस मेजर करने का पर्पस ये भी होना चाहिए आपने जो करंट परफॉर्मेंस है उसको तो आपने मेजर करना ही करना है, इसके साथ साथ आपने ये भी इंश्योर करना है कि आप किस तरह ये बेटर परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, किस तरह परफॉर्मेंस बेहतर होगी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का ये पर्पस होता है, ये रोल होता है कि आपने आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है तो ये जाना जरूरी नहीं है, बल्कि ऑल्सो टू एनेबल इट टू परफॉर्म बेटर, आपने बिजनेस को इस काबिल भी बनाना है कि वो अच्छा परफॉर्म। So the ultimate aim of implementing a performance measurement is to improve the performance of an organization so that it will better service customers, employees, owners and stakeholders. तो ये सब वो हैं जिनका स्टेक होता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम क्या है, आपने इम्प्रूव करना है परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस के सेंस में, सो दैट इफेक्टिवली जो आपके एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, ऑनर्स हैं उन सबकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। It benefits as a tool to communicate the organization strategic direction, strategic priorities क्या है, आपके इस चीज को कम्युनिकेट करता है, आपकी शेयर अंडरस्टैंडिंग क्या है इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी को किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है। देन है जी शॉर्ट टाइम आपके जो एक्शंस हैं या शॉर्ट टाइम जो गोल्स हैं उन्हें लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करता है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म गोल्स। देन make clear the links between performance of individual subunits and subunits of overall organization performance. आपके जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है उसे इंश्योर करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स यूनिट के गोल्स के साथ अलाइन होने चाहिए और यूनिट के जो गोल्स हैं वो इंडिविजुअल गोल्स या परफॉर्मेंस के साथ एक लिंक होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। Then has it promote integration among various organization processes? आपकी जितने ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे भी जो प्रोसेस चल रहे हैं डेफिनेटली और जितने भी फंक्शन काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली उनका पर्पस क्या है, परफॉर्मेंस को एनहांस करना है। सो ये उनके दरमियान भी इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। देन है जी इट फोकस ऑन चेंज एफर्ट्स एंड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल। अगर कोई चेंज आया है तो वो क्या है, और देन इट आल्सो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। वो ऑर्गेनाइजेशन जो विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न कर रही हैं एंड डेवलप कर रही हैं, जिसको इम्प्रूव कर रही हैं, जिसको उसको भी फैसिलिटेट करता है। देन है जी फंक्शंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। फंक्शंस स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है परफॉर्मेंस मेजर्स के, measurement system के। पहला है जी दे टेल द स्ट्रेटजी एंड स्टोरी ऑफ एन एजेंसी। एजेंसी का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, ये उसको हमें पता चलता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम से। एंड स्टोरी ऑफ एन एजेंसी के फोकस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का और कैसे परफॉर्मेंस को इंश्योर किया है, या वो जो लेवल है परफॉर्मेंस का सेट लेवल है परफॉर्मेंस का उसे किस तरह अचीव किया है। सो इट बिल्ड अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम दैट causes changes to happen, causes results मीन्स अपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम आप बिल्ड करते हो सो दैट अगर कोई चेंज आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना चाहते हो, किसी सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, किसी प्रोसेस को चेंज करना चाहते हो,
मेजरमेंट सिस्टम की वजह से वो एक तो वो चेंज आता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में, देन वो चेंज आने की वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं या आपके जो आउटकम्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली परफॉर्मेंस मेजरमेंट है क्या, इम्प्रूव करना आपके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को। जब हम ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कैसे बनती है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की बेस। तो अगर हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है हम किसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को चेंज करें, हम किसी गोल को चेंज करते हैं, अ, हम कोई और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी हेल्प आउट करता है कि अगर कोई चेंज है तो उसको कैसे हमने लेके आना है ऑर्गेनाइजेशन में, देन उस चेंज के बाद जो हमें रिजल्ट्स या आउटकम्स मिलेंगे ये इससे भी वजह है। फिर है जी taken away important information to people internal and external to the organization or agent। आपके जो फंडर्स हैं, ओवरसाइट हैं, एम्प्लॉयज हैं, टैक्स पेयर्स हैं, ये आप जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल आपके एम्प्लॉयज जो आपको फंड कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स दे रहे हैं, और आप एक्सटर्नल कस्टमर डेफिनेटली अगर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस दे रहे हैं तो वो आपको टैक्स, सो उनको भी ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचती है। आप कितना कस्टमर्स की नीड को टेक केयर कर रहे हो, आप कितना उनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आपका फोकस है, आप उनकी वांट्स को किस तरह टेक केयर कर रहे हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपका फोकस किस चीज़ पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो लोग हैं दोनों तक पहुंच सकते हैं, और मीन्स डिफरेंट वायर्स को डिफरेंट ऑडियंस। तो बहुत सारे आगे हम मैथड्स पढ़ेंगे जो कि हर मैथड का फोकस अलग होता है और ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या है, उसके बेस पर फिर मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं परफॉर्मेंस मेजर्स। एंड they introduce transparency to motivate good performance। मीन्स परफॉर्मेंस मेजर्स क्या करते हैं, आपका जो बजट प्रोसेस है उसे कंट्रोल करते हैं, देन आपके जो लोग हैं आपके जो पार्टनर्स हैं उन्हें देखा जाता है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैसे लेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। बजट प्रोसेस मीन्स कि आपने अगर कोई भी एक परफॉर्मेंस लेवल को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है डेफिनेटली वहाँ पे फाइनेंस लगता है। तो कितने पैसे लग रहे हैं वहाँ पे, कॉस्ट इफेक्टिव था वो प्रोसेस या नहीं था। देन है जी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैसी रही, आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। Then they promote good management by illustrating the linkages between daily activities and outcomes। So आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है डेली लेवल की, और आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, ये उसको भी टेक केयर करता है या उसको भी मदद करता है। तो उसके थ्रू डेफिनेटली जब आप डेली एक्टिविटीज एंड आउटकम्स क्या निकल रहे हैं वो डिजायरेबल आउटकम्स हैं या नहीं, ये सब चीज़ें हम ये करते जाओगे तो आप इफेक्टिवली इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, टाइमली सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो अब ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम्स हैं इन्हें स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट सिस्टम्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं कि वो आपके इनटेंजिबल और टेंजिबल परफॉर्मेंस दोनों को ऑब्जर्व भी कर सकें और मेजर भी कर सकें। मीन्स क्वालिटेटिव असेसमेंट भी हो और क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी कर सकें आपकी परफॉर्मेंस। So very first system and a very well-known system is balanced scorecard। Balanced scorecard जो usually यूज होता है बहुत ज़्यादा यूज होता है ये ऑर्गेनाइजेशन
बैलेंस स्कोर कार्ड जी 1996 में प्रेजेंट किया गया था एंड इसको एक यूजफुल टूल कंसीडर किया जाता है फॉर मैनेजर्स टू ऑब्टेन अ कंपैटिटिव एडवांटेज। और ये जो मॉडल है इसमें 4 तरह की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको मेजर किया जाता है। देन है जी क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स किस तरह के हैं उन्हें मेजर, कस्टमर पर्सपेक्टिव यू कैन से, आपके जो क्लाइंट्स हैं आप उन्हें कस्टमर कह सकते हो, कस्टमर्स को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। देन है जी लर्निंग एंड ग्रोथ, मीन्स आपकी जो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही है आपके लर्निंग को एनहांस करने के लिए एम्प्लॉयज के या उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। देन है जी इंटरनल प्रोसेस, मीन्स किस तरह जो आपके जो वर्क प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के जो प्रोसेस है पूरा, उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। सो बेसिकली 4 ये जो 4 पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड में। The indicators represent a balance between external indicators of stakeholders and internal indicators of critical process, innovation, learning and development। और जो भी आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो जी एक बैलेंस क्रिएट करते हैं आपके जो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। उनकी आप स्टेक होल्डर्स के कौन से नीड्स को कैसे मेजर कर रहे हो तो उन्होंने एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कह दिया है। और आपके जो इंटरनल इंडिकेटर्स हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स मीन्स आपके जो इंटरनली एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर किया जा रहा है, किस इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर किया जा रहा है। तो उसमें भी एक बैलेंस अप्रोच है, एक बैलेंस मेंटेन करता है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो हम ब्रीफली अब देखते हैं कि 4 पर्सपेक्टिव जिनके थ्रू परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है वो है क्या। पहला है कि कस्टमर पर्सपेक्टिव, जिसे हम क्लाइंट भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, तो देखा जाता है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं in terms of quality, cost, distribution, and the most important thing what they want in the future from us। कस्टमर्स की वांट्स एंड नीड्स को कैसे कैटर किया जा रहा है। जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर्स को दी जा रही है उनकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है, वो कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, और देन फ्यूचर में कस्टमर्स की डिमांड्स क्या होंगी ऑर्गेनाइजेशन से, इस चीज़ को मेजर किया जाता है। देन है जी आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Knowing how to track the money and how to invest them as good as possible is vital। तो इसमें देखना चाहता है कि पैसा कहाँ से हमने जनरेट करना है और देन कहाँ पर हमने इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक करती हैं, बहुत सारे फंडर्स होते हैं जो कि फंडिंग कर रहे होते हैं आपके अंदर, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं आपके अंदर। तो इन्वेस्टर्स के थ्रू, फंडर्स के थ्रू आप पैसे को आप अट्रैक्ट करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो और देन उन्हीं को फर्दर भी इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे अब बैंक्स को अगर हम बैंक की बात करते हैं तो जो पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो क्या उधर ही पड़े रहते हैं, बल्कि बैंक उन पैसों से फर्दर बिजनेस कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है। कहीं भी किसी ने लोन ले लिया उसको दे दिया, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसलिए तो हर बैंक अपनी प्रमोशन कर रहा होता है कि हमारे अकाउंट हमारे बैंक में आए, अकाउंट खुलवाएं, ये सर्विसेज वो सर्विसेज, ये उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, पैसा उनके पास जाता है, देन उसको वो फर्दर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मीन्स वो जो मनी है एक सर्कुलेट होती रहती है, वो एक फ्लो चलता रहता है। देन है जी इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या है,
आपके जो internal processes work will help the organization achieve its objectives and how to add the expected value to the products or services that the customers buy. ये आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की सारी बात है। आपके ये जो कस्टमर पर्सपेक्टिव है, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, ये भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं। देन है जो इंटरनल प्रोसेस, आपके इंटरनली आपकी वर्किंग हैबिट्स क्या है, काम करने का प्रोसेस क्या है, और वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। कैसे आपके जो प्रोसेस आपने एक काम करने के प्रोसेस आपने बनाए हुए हैं, वो आपके कस्टमर्स को जो आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो क्या क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, मीन्स वो क्वालिटी इंश्योर कर रहा है आपके जो वर्किंग प्रोसेस है वो, या नहीं कर रहा, और किस तरह हम इंटरनल प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इन चीज़ों को मुहैया किया जाता है यहाँ पे। देन है जी लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है जी, इसमें आप देखा जाता है कि यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंशन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन अ सेंस कि आप इसमें देखते हैं कि जी आपकी आप जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, उन्हें क्या क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज या प्रोग्राम्स कौन से डिजाइन किए जा सकते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पे मुहैया किया जाता है। बिकॉज यूजली ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, जब बजट को कम करना होता है, जब कॉस्ट कम करनी होती है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं या ये जो डिपार्टमेंट है, इसका बजट कम किया जाता है, या इसको हो सकता है कि ट्रेनिंग से देना छोड़ दें, एम्प्लॉयज को देना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने बजट को थोड़ा कंट्रोल करना है या कोर्स को थोड़ा कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो कौन कौन सी दी जा रही है एम्प्लॉयज को। बिकॉज डेफिनेटली आप जिस तरह से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हो, जिस तरह उन्हें डेवलप कर रहे हो अपने एचआर को, वो लिंक करेगा आपके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के साथ भी और आपके इंटरनल प्रोसेस के साथ। आप लोगों को ट्रेन करोगे, लोग काम करने के जो प्रोसेस है उसे बेहतर से बेहतर बनाएंगे, वो बेहतर बनेगा, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर होगी, आप उन नए नए आइडियाज उनको आएंगे कि हमने कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से हमें इन्वेस्ट करना है, मीन्स ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी बेहतर हो सकती है। तो ये है जी एक बैलेंस स्कोर कार्ड का एक जनरल फ्रेमवर्क। मीन्स आपके अगर पहले देखा जाए तो है जी विजन स्ट्रेटेजी आपने डिफाइन कर ली, ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्ट्रेटेजी मिड में जो आपको नजर आ रहा है डिफाइन करने के बाद यहाँ से फिर निकलता है कि हमने अपने, अगर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो हमने अपने विजन को कैसे अचीव करना है, हम कैसे अगर कोई चेंज आता है या अगर हम इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसमें कैसे सस्टेन करेंगे, और उसमें तभी सस्टेन कर सकते हैं अगर हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वैसे दे, उन्हें ग्रो वैसा करें। देन अगर आपके इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें किस तरह सेटिस्फाई करना है। देन आपके फाइनेंशियल को देखा जाए तो हमने फाइनेंशियली किस तरह उन्हें सक्सीड करना है, हमने मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को हमने कैसे बेहतर करना है। देन कस्टमर पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनकी वांट्स एंड नीड्स को किस तरह कैटर कर सकते हैं। तो ये चारों जो पर्सपेक्टिव हैं इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड इन द सेंस ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और एक दूसरे को लीड कर रहे हैं। एक बेहतर करेंगे इस वजह से दूसरा होगा, दूसरे को बेहतर करेंगे वो तीसरा होगा, एंड सो ऑन। फिर है जी मैलकॉलम बैलरेट मॉडल। तो ये यूएस में बनाया था 1987 में। बेसिकली इससे ये एक नेशनल क्वालिटी अवार्ड मैलकॉलम बैलरेट नेशनल क्वालिटी अवार्ड
ये क्रिएट किया था 1987 में। और ये जो अवार्ड है ये एक प्राइज या ये अवार्ड दिया जाता था जी